हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में दोस्तों 26 से 34 तक का क्वेश्चन को हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों जो भाई लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के हमारे चैनल में देख लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था 60 से 70% हर एक साल इस मॉडल प्रश्न पत्रों से देखने को मिलते हैं। या तो इस प्रश्न पत्र से हूबहू ये क्वेश्चन मिल जाएंगे या तो फिर इसी टॉपिक से ही दोस्तों मिलेंगे। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ें दोस्तों। आप साल भर में आप दोस्तों क्या पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप अभी से यदि आप अपने एग्ज़ाम तक थोड़ी से ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, तो आपका 80 से 85% आराम से दोस्तों आएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ही नॉर्मल कर दिया गया दोस्तों पहले के भांति। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज शुरू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे 34 के बाद के क्वेश्चन को, जो थोड़ी सी लंबी लिखनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में 1 या 2 वर्ड में हर एक आंसर को निपटा दिए थे और एमसीक्यू में भी 1 वर्ड में ही रहता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आज हम लोग देखने जाएंगे 34 के बाद का क्वेश्चन को। 34 के बाद से क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देखेंगे। इससे दोस्तों एमसीक्यू है जिसका आंसर नीचे दिया गया हुआ है। आप लोग को यदि ये समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिखें। ये सब का आंसर दोस्तों हम लोग तो आप लोग को बता ही दिए गए हैं। आज हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर एनी 6 क्वेश्चन। आंसर एनी 6 क्वेश्चन, इसका मतलब है दोस्तों आपको 6 से ज़्यादा प्रश्न दिए गए होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन को ही आंसर लिखना है। तो इसी टाइप का आपको फाइनल एग्जाम बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा इंटरमीडिएट का, उसमें आप लोग को ऐसा ही हूबहू प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे जिसमें आपको यही लिखा हुआ रहेगा आंसर एनी 6 क्वेश्चन। तो आप लोग 6 क्वेश्चन को ही लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ 6 क्वेश्चन टोटल हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखना नहीं पड़ता। आप लोग को जो आता है पॉइंट वाइज नंबर लिखिएगा तो उसमें आप लोग को नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलिलिटी एंड मोलरिटी, राइट देयर यूनिट्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। दोस्तों तो देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन है यहाँ, देखिए एक यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा है राइट देयर यूनिट है और तीसरा ये क्वेश्चन है। तो हर एक में एक लाइन हर एक में लिखना है। एक डिफरेंस लिख दिए, इसका यूनिट लिख दिए और एक इफेक्ट लिख दिए। 3 लिखिए, 3 नंबर उठा लीजिए, ऐसा है दोस्तों। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ मोलिलिटी और मोलरिटी, इस तरह से हम लोग इसको बना दिए हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोलिलिटी डिफाइंड एज द टोटल मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलिलिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलिलिटी बोलते हैं दोस्तों। उसका ऑपोजिट हो जाएगा मोलरिटी। मोलरिटी किसे बोलते हैं दोस्तों, तो मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ केजी है दोस्तों, यहाँ की लीटर है। तो 1 लीटर में जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को लोग मोलरिटी बोलते हैं दोस्तों। इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो इसका यूनिट 4 मोल पर लीटर होता है और इसका यूनिट होता है मोल पर केजी होता है दोस्तों। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये यूनिट हमको लग रहा है उल्टा लिखा गया है, क्योंकि यहाँ किलोग्राम है तो किलोग्राम का केजी होगा, ये मोल पर केजी और मोल पर लीटर इसका होगा दोस्तों। आप इसे थोड़ा सुधार लें। थैंक यू दोस्तों, थोड़ा सा आप ये कष्ट कीजिएगा। बाकी सेकेंड एक यदि आप और डिफरेंस लिखिएगा तो लिख सकते हैं दोस्तों, इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये मास सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट पर, और ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट सोल्यूशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ मास क्या होता है, वेट, तो यहाँ वेट लिखा हुआ किलोग्राम और वॉल्यूम हमेशा लीटर में मेजर करते हैं, तो यहाँ लीटर लिखा हुआ है। इसीलिए ये डिपेंड करता है मास ऑफ द सॉल्वेंट पर, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन पर। तीसरा उसमें क्वेश्चन था दोस्तों कि हम लोग टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है मोलिलिटी और मोलरिटी पर दोस्तों। तो यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज मोलरिटी डिक्रीजेज वाइल देयर इज नो इफेक्ट ऑन मोलरिटी। यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते जाते हैं 50 से 60, 60 से 70, ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे मोलरिटी जो है डिक्रीज करते जाएगा, घटते जाएगा। लेकिन वही मोलरिटी पर जो है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है दोस्तों। वही लिखा हुआ देयर as temperature increases molarity decreases while there is no effect on molality दोस्त।
अब हम लोग दोस्तों 36 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, NO2 डिसोसिएट्स इनटू NO एंड O2 एज फॉलो। NO2 को डिसोसिएट कीजिए NO और O2 के टर्म में। तो 2NO2 ये रिएक्शन दिया हुआ दोस्तों, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसको डिसोसिएट करेंगे, NO2 का जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है इतना, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ वैल्यू हम लोग को NO और O2, इसका मतलब O2 को हम लोग को निकालना है। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं कैसे बना। IPSC नेम लिखने से पहले दोस्तों हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखाना पड़ेगा। सेंट्रल मेटल जो है इसका, सेंट्रल मेटल जैसे इसका क्रोमियम है, तो क्रोमियम का हम लोग को क्या है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाला उसको आप X मान लें। ये आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में पढ़े होंगे और वैल्यू भी निकाले होंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं C2O4। दोस्तों C2O4 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कॉमेंट में लिख करके बताइए, हम आपको नहीं बताएंगे। C2O4 का दोस्तों इसका जो वैलेंसी होता है ये -2 होता है, क्योंकि ये 3 है तो टोटल 3 × 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा। और क्योंकि पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है तो इसका हम लोग क्या 1 और 3 पोटेशियम है तो 3 × 1 3 हो गया। और क्योंकि यहाँ पावर जितना है वो इक्वल टू के बराबर में होता है तो -1 लिख दिए। जब ये पूरा इक्वेट करेंगे तो X का वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो 2 आएगा। तो सबसे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम प्लस में है या माइनस में है। तो यदि ये प्लस में है तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ब्रैकेट के अंदर है वो माइनस में होंगे। तो माइनस में यदि होंगे तो हमारा जो यहाँ लिगेंड है C2O4 उसको हम लोग A8 या 8 के फॉर्म में लिखते हैं। यदि पॉजिटिव रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो 8 लिखते हैं, यदि नेगेटिव रहता है तो 8 लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव में है, आप देख पा रहे हैं नेगेटिव और यहाँ प्लस हम लोग सिंबल किए हुए हैं, तो क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम 8 यहाँ पर जोड़ दिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाहर वाले लिखते हैं क्योंकि प्लस वाला पहले लिखा जाता है, माइनस वाला बाद में। तो पोटेशियम ट्राइऑक्जेटो, क्योंकि 3 यहाँ पर दिया हुआ है तो ऑक्जिलेटो, और क्योंकि क्रोमियम है तो क्रोमियम को क्रोमेट बोलते हैं। और बैलेंसी आया था, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया था तो ब्रैकेट में लिख देते हैं 2। तो इस तरह से आप इसी नंबर लिखाता है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो B नंबर का है उसमें क्या लिखना है दोस्तों, CONH3 5Cl और ब्रैकेट में Cl2 है। तो क्योंकि अभी भी Cl2 जो है वो माइनस में है और अंदर वाला प्लस में है, तो इसीलिए पहले प्लस अंदर वाला ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों एमीन है ना, एमीन 5 है तो लिखेंगे सबसे पहले पेंटा एमीन। अब दोस्तों आप बोलिएगा कि सर कि ये एमीन का नाम क्यों पहले लिखे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पहले अल्फ़ाबेट देखा जाता है। क्योंकि अल्फ़ाबेट में देखिए अब दोस्तों एमीन को A से शुरू होता है और क्लोरीन जो Cl ग्रुप है वो Cl से शुरू होता है। तो सबसे पहले एमीन A से शुरू हुआ है इसीलिए अल्फ़ाबेट में उसका नंबर आएगा। और ये डिपेंड नहीं करता कि वहाँ 2 लगा हुआ है या 3, तो उससे अल्फ़ाबेट देखेंगे उसको नहीं देखेंगे तो उसका रियल जो नाम है उसके अनुसार अल्फ़ाबेट अरेंज करते हैं। तो क्योंकि 5 है तो पेंटा एमीन, क्लोरीन है तो क्लोराइडो, और CO को लिखेंगे कोबाल्ट। और इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन निकाले थे तो 3 आया था तो कोबाल्ट 3 डाइक्लोराइडो। तो यहाँ लिखा हुआ पेंटामीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 डाइक्लोराइडो। सी का है K3FeCN6, तो K3 क्योंकि पोटेशियम प्लस में है तो सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखा जाएगा पोटेशियम, और 6 है तो हेक्सासाइनोफेरेट, और इसका Fe का जो है ऑक्सीडेशन नंबर आया था 3 तो ब्रैकेट में 3 लिख दिए। तो इस तरह से दोस्तों हमेशा एग्जाम में इस तरह से आप इसी नंबर लिखने आएंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ें। यदि आपको समझ में कुछ भी चीज़ नहीं आता तो आप कमेंट में लिखें, हम आपका हेल्प जरूर करेंगे दोस्तों। 38 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्लीट दी रिएक्शन। तो इसमें 3 रिएक्शन दिए होंगे जिसको हम लोग को कंप्लीट करना है, तीनों रिएक्शन को कंप्लीट करना है कि कैसे जब ये रिएक्टेंट ये इससे रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, ये चीज़ देखना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
CH3CH2-OH+SOCl2। दोस्तों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जैसे हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा 1 2 कार्बन है तो इथेनॉल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि OH ग्रुप है तो इथेनॉल। तो जब इथेनॉल को हम लोग SOCl2 से रिएक्ट करवाते हैं तो दोस्तों क्या बनेगा, तो इथेनॉल से जब हम लोग दो रिएक्ट कराएंगे तो Cl जो एक ग्रुप, यहाँ Cl2 2 है तो एक OH को हटा करके यहाँ हम Cl लगा देंगे, ठीक है। और एक Cl जो है, क्योंकि OH हटा तो इसमें H को जोड़ करके हम उसमें एक Cl ला देंगे, एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl H में लग जाएगा तो HCl बना देगा। और एक Cl जब यहाँ लगा तो क्या बना दिया, इथाइल क्लोराइड बना दिया, क्योंकि मीथित और Cl ग्रुप है तो इथाइल क्लोराइड बना दिया और SO2 बन गया। तो यहाँ हो गया CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बन गया। दूसरा है CH3CH2OH CH3H2SO4, इस तरह रहेगा, क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जब भी कन्वर्जन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जब H2SO4 को कॉन्सेंट्रेटेड में फॉर्म में रहता है तो हमेशा डबल बॉन्ड OH ग्रुप जब रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो कैसे बनेगा दोस्तों, तो जब OH जो है ये अपना बॉन्ड छोड़ के यहाँ से जब जाएगा, ये छोड़ के बॉन्ड जाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये यहाँ से गेन कर लेगा। तो हाइड्रोजन को जब गेन करेगा तो इसके पास H2 हो जाएगा, तो H2 और ये अपना एक बॉन्ड को यहाँ डोनेट कर देगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो CH3CH2 डबल बॉन्ड CH3, इस तरह से रिएक्टेंट बन जाएगा। दोस्तों आप समझ के कुछ भी चीज़ पढ़िए तो आपको बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो आप समझें कि कैसे OH रिमूव हुआ, कैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कब OH रिमूव होता है, H2SO4 रहता है तो क्या होता है, इस तरह से आप लोग देख करके पढ़िए कुछ भी चीज़ को। अब देखिए दोस्तों लिखा हुआ CH3OC2H5। दोस्तों जब बीच में इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप और बीच में O रहता है तो ये बोलते हैं ROR। तो ROR क्या अर्थ है दोस्तों, तो ये ईस्टर बनाता है, ईस्टर मतलब ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम लोग इसको H ऐसे रिएक्ट करवाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले एक यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये ऐसे कट लेगा, कट जाएगा। और जब कटेगा तो हम लोग कुछ दोनों को कुछ दे के ही भेजेंगे दोस्तों। तो इसको ये जब जाता है तो इसको हम लोग H देते हैं, इतना दूर जब इधर कट के निकलेगा तो इसको H दे देगा दोस्तों। और इधर जो छोटा वाला ग्रुप है उसको हम लोग I दे देंगे दोस्तों। तो ये दो कंपाउंड बन जाएगा CH3I और C2H5OH बन जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब हम लोग 39 का क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। तो 39 में दोस्तों इसका शॉर्ट नोट लिखना है तीनों का, पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, नेम द बेसिस प्रेजेंट इन रिएक्शन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है, तो आप एक एक लाइन में इसको आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसको राइट शॉर्ट नोट में लिखना है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज किसको बोलते हैं, तो ये पेप्टाइड लिंकेज इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स when the carboxyl group of one molecule react with amino group of other molecule releasing a molecule of water। क्या बोलता है दोस्तों, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, एक केमिकल बॉन्ड है जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में लिंक करवाता है किसी भी चीज़ को। उसमें से एक मॉलिक्यूल जो रहेगा वो एमिनो ग्रुप से अटैच रहेगा और अदर मॉलिक्यूल जो रहेगा वो किसी भी वाटर रिलीजिंग ग्रुप से अटैच रहेगा। तो इसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलता है। लिंकेज क्योंकि नाम में ही लिंकेज है तो लिंक रहेगा दोस्तों, एक दूसरे से लिंक रहेगा। एक तरफ आपका कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा और दूसरी तरफ एमिनो ग्रुप रहेगा, एमिनो ग्रुप। और ये इसमें क्या होगा दोस्तों, वाटर का रिलीज होगा, वाटर वहाँ से रिमूव होगा। दूसरा है दोस्तों ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसको बोलते हैं, तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को हम लोग बॉन्ड भी बोलते हैं। लिंक मतलब क्या होता है, बॉन्ड बनाना, बॉन्ड हो गया, लिंक हो गया। तो ये टाइप ऑफ आइदर बॉन्ड दैट ज्वाइन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स टू अनदर ग्रुप विच मे और मे नॉट बी अनदर कार्बोहाइड्रेट। वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से अटैच रहेगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं, एक यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है और उसको जब हम
CH3OH इथेनॉल से रिएक्ट करवाएंगे तो जो यहाँ से जो H है वो अपना जगह ये अपना जगह छोड़ के यहाँ से निकलेगा और इस CH3 से जुड़ जाएगा और H जो निकला वो OH से जुड़ेगा और वाटर बना देगा। तो ये जो ये CH3 आकर के O से जुड़ा तो ये जुड़ने के कर्म को ही क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ ये जुड़ा हुआ है इसको हम दिखा रहे हैं एरो के थ्रू से, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो एग्जाम्पल को आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि जब हम एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को इथेनॉल से रिएक्ट करवाते हैं, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को, ये कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, जब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इथेनॉल से रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग पानी बनता है। मतलब ये जो OH है यहाँ से एक H निकल के OH से जुड़ के H2O बना देगा और CH3O से जुड़ जाएगा। तो ये जुड़ने के क्रम को हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं दोस्तों। 40 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों उसमें एक और था, बेस लिखना था RNA का। तो RNA का हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन। और DNA में दोस्तों एक डिफरेंट हो जाता है, यहाँ वहाँ हम लोग थायमिन देखते हैं, AGCT वहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं AGCU, वहाँ देखते हैं AGCT। यहाँ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, वहाँ देखते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। यूरेसिल की जगह थायमिन देखते हैं दोस्तों। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंप्लीट दीज रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। CH3 CH2 CH2 Cl, इसका मतलब 1 2 3 क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा दोस्तों। उसको जब हम लोग अल्कोहलिक की ओर से रिएक्ट करवाते हैं दोस्तों, तो जब हम लोग एक्वास की ओर से रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल बनता है। अल्कोहलिक की ओर से जब रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कीन बनता है। तो यहाँ से जो ये Cl है ये अपना प्लेस को छोड़ के चल जाएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से बना देगा। तो ये क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 KBr प्लस वाटर बना देगा। इसी तरह जब यहाँ CH3 CH2 Cl AgCN से रिएक्ट कराएगा तो Cl अपने जगह को छोड़ के जाएगा और Ag के साथ मिलकर AgCl बना देगा और NC जो ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा। तो ये हम लोग कब यूज़ करते हैं दोस्तों, जब हम लोग को कार्बन का ग्रुप बढ़ाने का रहता है, क्योंकि यहाँ कार्बन पहले 2 था, जब AgCN से रिएक्ट करवा दिए तो CN आ करके यहाँ एक वो कार्बन बढ़ गया, C और एक C, 2 कार्बन आ गया। CH3Cl प्लस NaI, जब हम लोग CH3 मिथाइल क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं सोडियम आयोडाइड से एसीटोन के प्रेजेंस में, तो ये मिथाइल आयोडाइड बनाता है और NaCl बनता है। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl अलग हो जाता है और यह I यहाँ जुट जाता है। तो CH3I और NaCl ये दोनों कंपाउंड बन के आता है। ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और ये आपका माइनर कंपाउंड है, इसका कोई ज़रूरी नहीं। आप जब भी एग्ज़ाम आता है तो आप ये भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन सारा लिख देने से और भी बेटर होगा। तो 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर में दिया हुआ है, राइट कार्बिलेमीन रिएक्शन एंड इट्स यूज। कार्बिलेमीन रिएक्शन को लिखना है और इसका क्या यूज है वो लिखना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो कार्बिलेमीन रिएक्शन यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन। कार्बिलेमीन रिएक्शन जो है क्या यूज होता है, प्राइमरी एमीन को डिटेक्शन में यूज होता है। कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा प्राइमरी एमीन है, कौन सा डबल एमीन है या कौन सा टर्सरी एमीन है, इसे पहचानने में यूज होता है कार्बिलेमीन रिएक्शन का। तो यहाँ जैसे लिखे हैं प्राइमरी एमीन RNH2 प्लस CHCl3 3KOH जब रिएक्ट कराएंगे, जब प्राइमरी एमीन को क्लोरोएमीन से क्लोरोमीथेन से प्लस अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो RNC 3KCl प्लस 3H2 ये कंपाउंड बनता है। इसका यूज क्या होगा दोस्तों, तो इसका यूज होगा, दिस रिएक्शन कैन बी यूज टू सिंथेसाइज आइसोसाइनाइड्स फ्रॉम एमीन विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ये बेस। इसका यूज हम लोग आइसोसाइनाइड बनाने में, एमीन से आइसोसाइनाइड बनाने में यूज करते हैं, जो वो क्लोरोफॉर्म बनाने में हेल्प करता है।
डिफाइन मोनोसेक्राइड्स, गिव एन एग्जांपल। मोनोसेक्राइड्स के बारे में लिखना है, उसका एग्जांपल लिखना है। और व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर क्या है उसका एग्जांपल लिखें। ये दोनों लिखें, दोनों 1.5 नंबर का है, तो ये दोनों मिला के 3 नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ क्या, दीज आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड जो है कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपल यूनिट है, जिसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं शुगर का। इट इज़ द सिंपलेस्ट शुगर यूनिट, यहाँ लिखा हुआ भी ये शुगर का क्या है, सिंपलेस्ट यूनिट है। द नेम कैन बी ब्रोकन, जब हम मोनोसेक्राइड्स को 2 अलग अलग नामों में बांटेंगे, तो जिससे यहाँ लिखा हुआ है, क्या, मोनोसेक्राइड्स। तो मोनो एक और सेक्राइड अलग, तो मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, और सेक्राइड मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका पूरा क्या नाम हो जाएगा, मोनो मीन्स 1 एंड सेक्राइड मीन्स शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर मेड फ्रॉम मोनोसेक्राइड्स, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उस मोनोसेक्राइड से बना हुआ है, लेकिन सारे मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम मोनोसेक्राइड्स बट ऑल मोनोसेक्राइड्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। ये यहाँ नॉट इधर रह गया दोस्तों, कट गया है। इसका एग्जांपल हम लोग कीटोज लिख सकते हैं, और कीटोज का ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कीटोज का डायग्राम है। इसको आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एग्जांपल पूछा है तो इसको याद तो रखना ही पड़ेगा। याद रखने का कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि 3 कार्बन सबसे पहले बनाना है, एक नीचे बना दीजिए, एक इधर, दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ से 2 H, यहाँ से OH, यहाँ से OH, यहाँ से तो C कनेक्ट है, यहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए। और जैसा यहाँ बनाया है वैसे इधर ही बना दीजिए, दोनों तरफ, दोनों एक तरफ, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम लोग देखें रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं, तो दोज शुगर विच एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, वैसा शुगर जो रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किसी को रिड्यूस करने में, मतलब घटाने में बिहेव करता है, उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। दे कंटेन एन अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड कर सकता है, कीटोन कर सकता है, इस तरह से। तो ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड डीसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज, जितने भी मोनोसेक्राइड और डीसेक्राइड्स हैं सभी रिड्यूसिंग शुगर हैं, एक्सेप्ट मतलब सुक्रोज को छोड़ करके। तो एग्जांपल इसका तो बहुत आसान है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल CSN स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। और कुछ भी आपको दिक्कत हुआ हो, आपको अब मेरा वॉइस सुनाई नहीं दे रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ भी चीज़ जो भी दिक्कत हो आप हमारा कमेंट में लिखें। और हमारे CSN स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग झारखंड के 2023-24 के जितने भी मॉडल पेपर हैं सभी को करवाने जाएंगे। और आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख दें, उस टॉपिक पर हम एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।